मैं संजय कुमार गुप्ता। आज हम चैप्टर लेकर आए हैं सारणिक। सारणिक के अंतर्गत सर्वप्रथम हम यह देख लेंगे कि इस चैप्टर में हमारे को कुल मिलाकर क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में जो सारणिक होता है वो दो प्रकार के रहेंगे। एक रहेगा द्वितीय कोटि का सारणिक और दूसरा होगा तृतीय कोटि का सारणिक। द्वितीय कोटि का सारणिक तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में जो भी रहेगा, इस सारणिक जो डिटरमिनेंट दिया रहेगा उसका हमें प्रसार करना है। अब सर्वप्रथम पहले हम बात करेंगे कि सारणिक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात उसमें आएगी द्वितीय कोटि का सारणिक, उसका कैसे प्रसार करेंगे। उसके पश्चात फिर हम देखेंगे कि तृतीय कोटि का सारणिक, उसका प्रसार के साथ में फिर हम देखेंगे कि इस सारणिक का प्रसार कैसे किया जाएगा। तो तृतीय कोटि का सारणिक, पहली बात तो द्वितीय कोटि का सारणिक का प्रसार हो जाएगा। उसके पश्चात तृतीय कोटि का सारणिक का प्रसार करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी उसके उपसारणिक ज्ञात करने की, उसके सहखंड ज्ञात करने की। साथ में जब ये प्रसार कंप्लीट हो जाएगा तो हम देखेंगे कि इसमें कुछ और समस्याएं आती हैं। उस समय सारणिक को हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ दे रखी हुई है। उन प्रॉपर्टीज़ का पहले अध्ययन करेंगे। उन प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करते हुए फिर हम तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार करेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे कि ये सारणिक जो है इसका अनुप्रयोग क्या है, क्या उपयोग हो सकता है। तो उसके अनुप्रयोग के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा अगर तीन बिंदु समरेख हैं, आप जानते हैं कि यदि तीन बिंदु एक ही रेखा में अगर स्थित हैं तो त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता, और त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो अगर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो तीन बिंदुओं को हम समरेख सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे को तीन बिंदु ऑलरेडी समरेख दे रखे हैं और उसके तीनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट में कोई राशि अज्ञात है तो उस अज्ञात राशि x का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। द्वितीय कोटि के सारणिक को हम देखेंगे। पहले सिंबल, संकेत क्या होता है। तो सामान्यतः इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर A, B, C इत्यादि के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसको व्यक्त करने के बाद इसका जो फॉर्म होता है, जो रूप होता है, वह ये दो खड़ी लाइनों के बीच में एक मोड के रूप में होता है। इसमें जो एलिमेंट इसके लिखे जाते हैं, जो अवयव लिखे जाते हैं, उसको कतारबद्ध लिखकर पंक्ति के रूप में लिखा जाता है। निश्चित रूप से शब्द हमने इस्तेमाल किया है पंक्ति है तो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि रो। इसी प्रकार से खड़े रूप में अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा कॉलम। तो यहाँ पर भी वही होगा। मान लो कि इसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, तो हम कहेंगे इसकी पहली कतार, पहली रो में कौन से एलिमेंट है, 1, 2। इसी प्रकार से यहाँ पर कौन है, 3, 4। अगर हम कहें कि पहले स्तंभ में कौन से एलिमेंट है तो हम देखेंगे 1, 3, दूसरे में 2, 4। इस प्रकार की जो एलिमेंट दिए हैं तो कुल मिलाकर हमने देखा कि इस द्वितीय कोटि के सारणिक में हमारे पास रो और कॉलम की अगर बात करें तो 2 रो है और 2 कॉलम है। तो हम कहेंगे कि इस डिटरमिनेंट का साइज क्या है, आकार क्या है, उसी को हमारी सारणी की भाषा में कहते हैं कोटि। उसकी कोटि क्या है, तो यहाँ पर उसकी कोटि हो जाएगी 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 जब भी हम लिखेंगे तो पहले रो की संख्या लिखते हैं, कॉलम की संख्या लिखते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ हमेशा सारणिक में रो तथा कॉलम की संख्या सदैव बराबर रहेगी। जिस प्रकार से एक चतुर्भुज होता है, आयत होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग रहती है, लेकिन वर्ग जो होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर रहती है। तो यहाँ पर भी अगर इसको वर्ग ही माने तो अगर रो को लंबाई, कॉलम को चौड़ाई माने तो यहाँ पर रो और कॉलम की संख्या सदैव बराबर रहेगी। मतलब इसको कहेंगे कि यह जो इसका रूप होगा, आकार होगा, वो वर्गाकार होगा। अब हम एक बात और देखते हैं कि ये तो हमने एलिमेंट लिख दिए,
लेकिन इस एलिमेंट का प्रॉपर कोई नाम होगा क्या स्पेशल? हाँ, या उसका नामकरण भी कर सकते हैं हम। तो उस नामकरण को मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एलिमेंट दे रखे हैं, यहाँ ए लिख दिया। अब हमने कहा था कि पहले स्थान पर उसके इंडेक्स में जो लिखते हैं वो रो रहता है, उसके बाद क्या रहता है? कॉलम। यहाँ पर हम देखें कि इसकी पहली रो कौन है? ए। अब यहाँ पर सभी दो एलिमेंट एक जैसे हैं। अब कहेंगे सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एलिमेंट है? तो मैं बता दूं कि इसके इंडेक्स में, चूंकि ये पहली रो है तो यहाँ पर उसके इंडेक्स में यहाँ 1 1 लिख देंगे। ये दूसरी रो दे रखी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये 2 2, ये सेकेंड रो होगी। अब इसके बाद में हम कॉलम वाइज देखें, सेकंड स्थान पे कॉलम लिखते हैं। हम यहाँ देखेंगे पहला कॉलम ये हमारा है, तो पहला कॉलम है तो इसके इंडेक्स में इसके पश्चात यहाँ लिख देंगे 1 1। इसी प्रकार से ये दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में यहाँ पर लिख देंगे 2 2। अब देखें कि ये जो सारे एलिमेंट चारों ए जैसे एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन अब सारे एलिमेंट डिफरेंट हो गए। अगर ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है A11, तो A11 को देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि ये एलिमेंट का प्लेस क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो पहली रो पहला कॉलम, अगर ये एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दूसरी रो और पहले कॉलम के क्रॉस पर है। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पर ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम पहचान सकते हैं कि हमारे पास इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो निश्चित रूप से ये वाला A21, दूसरी रो और पहला कॉलम। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि तृतीय कोटि में क्या होगा, तो बेटा यहाँ पर तृतीय कोटि में ये होगा कि 3 रो रहेगी और 3 कॉलम रहेंगे। तो यहाँ पर एक दूसरा वाला सेट हमने सारणिक ले लिया जिसमें कि एलिमेंट ले रखे हैं। यहाँ पर ये ए, यहाँ पर दूसरी रो में भी ए ये दे रखा है। अब इसका नामकरण देखना है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली रो में एलिमेंट कौन से हैं। तो पहली रो के लिए यहाँ 1 1 1। दूसरी रो में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी सेकेंड रो में A2 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 3। अब कॉलम वाइज देखेंगे तो कॉलम में क्या आ जाएगा, या चूंकि ये पहला कॉलम है, पहले कॉलम में यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। बेटा यहाँ पर लिख देंगे 2 2 2 2, यहाँ पर लिख दिया 3 3 3। तो इस प्रकार से देखा कि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स जो हैं सारे डिफरेंट हो गए हैं, सबकी प्लेस वैल्यू अलग अलग हो गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि A32 को बोलेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह तीसरी रो तथा दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। ये क्रॉस में जहाँ पर भी मिलता है ये उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि अगर कोई एलिमेंट को भी हमारे को रिप्रेजेंट करना है, हर एलिमेंट की एक अपनी व्यक्तिगत प्लेस वैल्यू होगी, उसका अपना एक नाम होगा। ठीक है, ओके। अब हम आगे आते हैं सेकंड कोटि का सारणिक, उसके प्रसार की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें कि जैसे हमने यहाँ पर एक पहला वाला एग्जाम्पल लिया हुआ था, इसमें कहा गया था 1। फॉर एग्जाम्पल हम पहले थ्योरी की बात कर लें तो अगर यहाँ पर एलिमेंट दिया है ABCD, तो बच्चों देखो यहाँ पर द्वितीय कोटि का सारणिक है, 2 रो है 2 कॉलम है, इसका हमें प्रसार करना है, हल करके इसके एक निश्चित वैल्यू प्राप्त करना है। तो हम देखें कि चूंकि ये वर्गाकार रूप में अगर है तो आप जानते हैं कि वर्ग में भुजाओं के साथ में उसके विकर्ण भी होते हैं। विकर्ण किसको कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एलिमेंट जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका मुख्य विकर्ण, ये जो विकर्ण है इसको कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। तो हमारे को जो प्रसार करना है उसमें इस मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट हैं उनका आपस में गुणा करना है और इनका मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी उसका साइन रहेगा प्लस। और उसके पश्चात दूसरा विकर्ण, दूसरे विकर्ण पर जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, उसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसका चिन्ह रहेगा माइनस। और अब इन दोनों का, ये प्लस का ये माइनस का, और उनको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण का मल्टीप्लाई किया तो AD, ये प्लस का है, ये वाली राशि माइनस की, CB मीन्स BC, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या हो गई, AD माइनस BC। फॉर एग्जाम्पल ले लिया, एक दूसरा आंसर ले लिया, हमारे पास है
कि 1 2 3 4 इसका प्रसार करना है तो क्या आएगा, तो देखो बच्चों यहाँ पर सीधा हो जाएगा कि 1 इंटू 4 माइनस, ये तो प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, 3 इंटू 2, तो सीधी सी बात हो गई, 4 1 जा 4 माइनस 6, आंसर आ गया -2। ये तो इनिशियल एक क्वेश्चन था। मैं निश्चित रूप से मानकर चलता हूँ कि चूँकि ये मैथमेटिकल जो प्रोसेस है, सिंप्लीफिकेशन है, आप चूँकि क्लास 12 के स्टूडेंट हो, ऑलरेडी ये प्रसार के को तो आप कैलकुलेशन करना वो आप जानते हैं। तो हमारा मुख्य रूप से फोकस होगा इसकी मेथड पर कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब बच्चों देखते हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक दे रखा है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये एक डिटरमिनेंट दे रखा है। अब बेटा देखो कि यहाँ पर हमारे पास जो भी क्वेश्चन होंगे वो सिंपल से न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होंगे। यहाँ पर लॉगरिथम वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और उनका प्रसार यहाँ पर आएगा। तो फिलहाल हम बात करें, इसका प्रसार करना है मुख्य विकर्ण का मल्टीप्लाई, तो cos इंटू कॉस मीन्स cos स्क्वायर थीटा, माइनस कौन सा माइनस, ये चूंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, तो ये वाला माइनस आया। इसके अलावा से विकर्ण का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू माइनस साइन मीन्स हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या देखा आपने, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि आइडेंटिटी सर्वसमीका का रूप प्राप्त हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। सो इस सारणी का आंसर आ गया है प्रसार करने पर 1, ये आंसर हो गया। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 यहां पर दिया हुआ है कि 1 log x बेस y, log y बेस x एंड 1, इस सारणी का प्रसार करना है। तो इस सारणी का प्रसार करना है तो निश्चित रूप से इसका मल्टीप्लाई यहाँ प्लस साइन के साथ, इसका मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ। आंसर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस log x बेस y इंटू log y बेस x, फिर इक्वल टू 1 माइनस। और आप जानते हो कि यदि दो लॉगरिथम वाली वैल्यू दे रखी है और उसमें अगर बेस और जो जिसका हम लॉग ले रहे हैं ये दोनों अगर दे रखे हैं कि log x बेस y एंड log y बेस x, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 माइनस 1 मीन्स 0। तो इस सारणी का प्रसार करने पर आंसर आ गया 0। तो इस टाइप के सवाल एग्जाम्स में 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कहेंगे कि केवल इतना ही है, नहीं, यहाँ पर ये द्वितीय कोटि के सारणी पर आधारित हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की मैं और बात कर, तो देखो बच्चों, यहाँ पर द्वितीय कोटि के सारणिक के अंतर्गत एक और क्वेश्चन है। जिस प्रकार से ये एक डिटरमिनेंट दे रखी है और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे को दे रखी है कि इक्वल टू 24 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, यहाँ पर हम प्रसार करेंगे। प्रसार करने पर ये प्लस का, ये माइनस का, तो 4x माइनस, तो ये माइनस का आ गया। इसके अलावा -2 मल्टीप्लाई -6 और इक्वल टू 24 है। 4x 3 बार माइनस है, मतलब माइनस आएगा। 6 2 6 2 12 बराबर 24, तो 4x बराबर, इसको समीकरण मिल गया, इसको हल कर लेंगे। 24 प्लस 12, 4x इक्वल टू आ गया 36, x इक्वल टू 36/4, सो x इक्वल टू आ गया 9। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर इस सारणी का मान इस सारणी के बराबर है, तो इसी स्थिति में कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, हमें इसका भी प्रसार करना है, इसका भी प्रसार करना है। इस सारणी का प्रसार किया तो हम यहाँ देखेंगे इसका मल्टीप्लाई। हर बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि डायगोनल ये प्लस का साइन, ये माइनस है, ये आपके मन में रखना है। ये तो समझाने के लिए मैंने बताया था। यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, माइनस 18 गुणित 2
36 इक्वल टू, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 36 ऋण 18 2 36, हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आ गया 36। आगे बढ़ेंगे, अगर हमारे को एक्स की वैल्यू चाहिए तो प्लस माइनस रूट 36। सो एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 6। इस प्रकार से इसको हल करके भी यहाँ पर x का मान ज्ञात किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये दोनों डिटरमिनेंट अगर इक्वल हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वही करना है। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, आपके दिमाग में काम करना शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अब बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप इसका मल्टीप्लाई किया तो 10 माइनस 4 3 12 बराबर ये हो जाएगा 5x ऋण 3 2 6x। अब बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, -2। यहाँ क्या होगा, हाँ -6। सो इम्प्लाइज डेट यहाँ वैल्यू हो गई x इक्वल टू 2। डेट्स ऑल, वेरी गुड।